नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज पे। दोस्तों, हाजिर हैं हम आप सबके सामने एक बार फिर से सीटेट से संबंधित नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा एनसीएफ के बारे में हमने पढ़ा था। एनसीएफ का आधा ही पार्ट हो पाया था। मैंने आपको बताया था कि 2 या 3 वीडियो लगेगा क्योंकि बड़ा हो जाएगा और अच्छे से समझाना है। पूरे 149 पेज का एनसीएफ है वो तो मैं नहीं समझाऊंगा और ना ही मैं लिंक दे दूंगा, आप हमें टेलीग्राम से ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एनसीएफ सिर्फ वो पढ़ लेना नहीं है, आप उससे संबंधित फैक्ट जान लो वो ज़रूरी नहीं है। उसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके जो उसका सार है, कह सकते हैं उसका सार या समरी जो होता है ना, वो मैं बता रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। एग्जैक्टली फैक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है अगर आप कोई क्वेश्चन बनाते हो। मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन बनाते हो तो उसमें आखिर आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। यही चीज़ें एनसीएफ में बताई गई हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, शिक्षा को उन मूल्यों को प्रस्तावित करने में सक्षम होना चाहिए जिससे वह शांति, संस्कृति, विविधता वाले समाज में सहिष्णु को घोषित करे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ेंगे। ये मोटी और भारी किताबें लिखने वाले लोग इस बात से प्रेरित हैं कि दूसरे देशों से कदम मिलाकर चलने के लिए छोटे बच्चों के गले में ठूस लेनी चाहिए। यहाँ मिसप्रिंट है, ठूस लेनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि मोटी और भारी जो किताबें लिखते हैं वो इस बात से प्रेरित है कि दूसरे देशों में चलने के लिए जो शिक्षा बुक्स हैं वो सीधे ठूस देनी चाहिए। किताब जानने वाले ये नहीं देखते कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है, बच्चा पढ़ पाएगा या नहीं, बस उनको लिख देना है। बाहर के देशों में पढ़ाई होता है तो बस हम भी पढ़ाएंगे, बस उनको वो सारी चीज़ें गले में ठूस देनी है। बस इससे मतलब नहीं कि बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। आगे देखते हैं। जब बालक दी गई गतिविधि या अनुभव से बाहरी यथार्थ की मानसिक छवि बनाता है तो उसे आरंभिक निर्मिति कहा जाता है। इसका मतलब जब कोई एक्सपीरियंस करता है बालक, कोई बच्चा एक्सपीरियंस करता है तो उसको जब वो अनुभव करेगा तो एक अपने अंदर छवि बनाएगा। उस एक्टिविटी या गतिविधि या एक्सपीरियंस का वो एक छवि बनाता है, उसी से वो सीखता है। ठीक है, उसको मेंटल मैपिंग कहते हैं। यानी कि वो एक हर चीज़ का एक मैप बनाता है कि एक रेखा चित्र जिसको कहते हैं। कोई एक चीज़ एक्सपीरियंस किया तो उसका एक मैप बना लेगा अपने दिमाग में, जिससे कि आगे कोई चीज़ करने में उसको सहूलियत होता है। अगला पॉइंट है, सीखने की प्रक्रिया में व्यक्त बालक बालिका अपनी ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। यानी कि कोई बालक अगर सीख रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा सीख रहा है तो उसको वो अपना ज्ञान का सृजन, मैंने इसके पहले बताया कि हम लोग काम ज्ञान का ट्रांसफ़र करना नहीं है, हम लोग एक फैसिलिटेटर के तौर पर कार्य करते हैं। एक शिक्षक क्या है, एक फैसिलिटेटर के तौर पर करता है, एक सुविधादाता। इसका मतलब कि वो एक सुविधा सिर्फ प्रदान करेगा, बालक ज्ञान का सृजन स्वयं करेंगे, वो खुद से करके सीखेंगे। तो यहाँ एनसीएफ भी इसी पे बोल देता है कि सीखने की प्रक्रिया में व्यक्त बालक या बालिका जो भी सीख रहा है वो उस प्रक्रिया में ज्ञान का सृजन खुद करता है, यानी खुद कंस्ट्रक्ट करता है उस नॉलेज को, ना कि ट्रांसफ़र होता है या किसी दूसरे से देखकर सीखता है। अगला पॉइंट है, चतुर अनुमान को एक कारगर शिक्षा शास्त्रीय साधन के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका मतलब कि चतुर जो एक क्लेवर इंजप्शन है, मान लीजिए कि कोई चीज़ अनुमान हो गया, ठीक है, तो उसको एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, पेडागोजिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई चीज़ में किसी बच्चे के बारे में कोई अनुमान लगा रहे हैं या कोई चीज़ के बारे में एक अनुमान लगा के आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यही इस लाइन में कह रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, मशीनी रूप से शुद्ध लिखने की मांग विचारों में बाधा उत्पन्न करती है। इसका मतलब मशीन रूप से जो भी, जैसे लोग कहता है कि ये चीज़ एकदम शुद्ध, एकदम बारीकी रूप से लिखा होना चाहिए, बच्चों के लिए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। हाँ, बड़े हो जाते हैं तो आप लिख सकते हैं, आप शिक्षक हैं तो आपके लिए शुद्ध लिखना ज़रूरी है, आप ताकि बच्चा आपको देख करके वही सीखेगा। लेकिन एकदम बच्चे के लिए ये ना कंपल्सरी ना हो कि
एकदम मशीनी रूप से लग रहा है जैसे टाइप किया हुआ है वैसे, वो देखेगा, करते करते त्रुटि करेगा, त्रुटि से ही यानी गलती से ही वो सीखेगा। ठीक है, ये नहीं कि एकदम उसके लिए एकदम कड़ाई कर दीजिए कि नहीं एकदम कोई क्वेश्चन आंसर मान लीजिए लिख के लाया है तो उसमें एकदम सेंटेंस एकदम सही से शुद्ध होना चाहिए, उसमें एकदम मात्रा वगैरह की भी गलती नहीं होनी चाहिए। अरे करता है तो ठीक है, वो करेगा पर धीरे धीरे सीखेगा आप, ये नहीं कि एकदम आप उसके लिए जान ही ले लो उसकी, इतना भी कड़ाई नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, गणित में पुष्टिकरण करने की प्रक्रिया कभी अनुभाविक नहीं होती और न ही अवलोकन व प्रयोग के आधार पर होती है, बल्कि यह तो नियम के आधार पर एक प्रदर्शन है। मान लीजिए आप मैथ पढ़ाते हो या मैथ में देखते होगे, मैथ में कोई क्वेश्चन होता है प्रूफ करने वाला, तो कभी अनुभव या अवलोकन पर आधारित नहीं होता। ठीक है, या फिर कोई प्रयोग किया गया है ऐसा नहीं होता, बस एक प्रदर्शन का आधार है जिसके आधार, वो एक नियम है जिसके आधार पर उसका प्रदर्शन करना होता है, यानी उस नियम के आधार पर ही उसको प्रूफ कर दिया जाता है, उसको दिखा दिया जाता है। ये नहीं कि ऐसा उस चीज़ को लैब में या फिर कहीं प्रयोग किया गया है उसके आधार पर या फिर जीवन में प्रयोग करके उसको किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। अगला पॉइंट है, यदि छात्र काम करने से ऊब रहा है तो इस बात का संकेत है कि कार्य यांत्रिक ढंग से हो रहा है, जिससे संज्ञानात्मक मूल्य खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अधिगम हो रहा है तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। इसका मतलब कि अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो अधिगम हो रहा है। अगर मान लीजिए बच्चे करते करते उब गए तो यानी कि वो मशीनी तरह से आप कार्य करा रहे हैं, मैकेनिकली काम कर रहे हैं, यांत्रिक रूप से कार्य करा रहे हैं, आप अधिगम नहीं हो रहा है, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, यानी वेस्ट हो रहा है। आप कुछ भी पढ़ा लो, बच्चे को समझ में नहीं आएगा, नहीं वो एक नया चीज़ सीखेगा नहीं, बल्कि वो बोर हो रहा है। ठीक है, आप यानी कि उस स्थिति में अधिगम होता ही नहीं है। आपको क्या करना होगा, आप जो है ऐसा कोई चीज़, मान लीजिए कोई आप पढ़ा रहे टॉपिक, तो उसको एकदम रोचक बना के प्रस्तुत करो बच्चों को सामने, एकदम रोचक। ऐसा मान लीजिए कोई खेल हो गया, कोई नाटक हो गया, इसके तरह से, या फिर गतिविधि करा के करो। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को करके सीखने पे बल देना चाहिए ताकि बच्चे उबे ना। आप मान लीजिए व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हो, आप लेक्चर दिए जा रहे हो, लेकिन लेक्चर दे रहे हो, लेकिन बच्चे जो है कुछ ग्रहण करेंगे, उसका धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद से वो बोर होने लगेंगे। जब बोर होने लगेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल अधिगम होगा नहीं। तो यही कह रहा है, यदि छात्र काम करने से उब रहा है, कोई चीज़ आप होमवर्क दे रहे हो, कुछ चीज़ करा रहे हो, कोई वर्क करा रहे हो, उसमें उब रहा है, तो कार्य यानी कि मैकेनिकल ढंग से हो रहा है। मैकेनिकल मतलब यांत्रिक ढंग से हो रहा है, जिससे कि उसका संज्ञानात्मक मूल्य खत्म हो रहा है। उसका जो मूल्य है, उस काम का जो जितना वर्क है, वो वर्थ इट नहीं होगा। अगला पॉइंट है, सामाजिक विज्ञान मानव विज्ञान का अध्ययन करता है, जिसका आधार तर्क लॉजिकल होता है, जबकि विज्ञान कारण प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। ये पॉइंट में कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान, मान लीजिए कि सोशल साइंस है, वो मानव विज्ञान का अध्ययन कर रहा है, मतलब कि इंसान जो हैं उनके बारे में अध्ययन करता है और उसी पर आधारित है सोशल साइंस। लेकिन जिसका आधार तर्क होता है, लॉजिकल होता है, यानी कि ये चीज़ अगर हो रहा है तो उसके बारे में वो पूरा प्रूफ होगा, वो चीज़ भी उस किसी समाज का, किसी इंसानों के कम्युनिटी का अध्ययन करके ही बनाया गया रहता है वो लॉजिक, वो तर्क। ठीक है, वो लॉजिकल होता है, ऐसा नहीं कि हवाई ऊपर से लिख दिए और उसका कोई तर्क नहीं होता। वो चीज़ें हमारे समाज से ही डेराइव करके, अध्ययन करके दी गई रहती हैं। जबकि विज्ञान कारण और प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। इसका मतलब विज्ञान का जो भी नियम होते हैं, जो भी होता है, वो कारण, उसका कारण क्या है, इस चीज़ का कारण क्या हो गया और उसका प्रभाव क्या होगा। कोई भी नियम, कोई भी चीज़ उसका इसी आधार पर कार्य करता है। अगला, बच्चा उत्तर बाल्यावस्था कक्षा 4 के बाद से उत्तर बाल्यावस्था शुरू हो जाती है के बाद भाषा के मानक रूप को ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब है कि बच्चा, जो भी बच्चा आता है, वो जो है बचपन में जब 1 2 3 क्लास में रहेगा या फिर नहीं भी पढ़ता है, तो इस विद्यालय मान लीजिए नहीं जा रहा, तो वो बोलता है लेकिन उसमें गलतियाँ होती हैं, वो मानक नहीं होता, वो मिक्स जैसा देख रहा है वो इधर उधर से वो सीख लेता है। लेकिन जब 4 क्लास तक पहुँचते पहुँचते वो भाषा, जो भी भाषा सीख रहा है उसका एकदम मानक रूप ग्रहण कर लेता है। एकदम हिंदी बोला था हिंदी शुद्ध बोलेगा, जो मानक भाषा होती है, जो मान लीजिए अगर इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश ही बोलेगा, एकदम अच्छे से बोलेगा। ऐसा नहीं है कि वो उसमें त्रुटि होगा या फिर मिक्स किया जा रहा है, इंग्लिश में हिंदी मिक्स कर रहा है, हिंदी में इंग्लिश मिक्स कर रहा है। और वो बोल रहा है जो एक भाषा होगा उसका, वो एकदम करेक्ट बोलेगा, मानक रूप से बोलेगा उसका।
हिंदी है तो हिंदी का मानक रूप होता है वो बोलेगा। अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षक प्रशिक्षण व विद्यार्थियों के मूल्यांकन को सतत प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए। इसका मतलब जो शिक्षकों का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, और विद्यार्थियों का मूल्यांकन यानी कि जो स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन होता है उसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के रूप में अपनाया जाए। यानी कि टीचर्स का ऐसा ना हो कि टीचर्स एक बार मान लीजिए आपने बीएड कर लिया या डीएलएड कर लिया, ठीक है, तो ये ना हो कि आप जो है एक ये करें, एक मतलब सिर्फ एक बार कर लिया हो गया, नहीं, उसको कंटिन्यू प्रोसेस के रूप में आप नया नया अपने आप को अपडेट करते रहे, अपने आप को सीखते रहें कुछ ना कुछ, ये कंटिन्यू प्रोसेस के रूप में होना चाहिए। और इसी तरह से विद्यार्थियों को मान लीजिए इवैल्यूएशन कर रहे हैं, विद्यार्थियों को आप जांच रहे हैं, ठीक है, तो वो कंटिन्यू प्रोसेस होना चाहिए, नहीं कि एक बार साल में एक बार एग्जाम हो गया, 2 बार एग्जाम हो गया, नहीं। इसीलिए सीसी की धारणा को लागू किया गया है, इसीलिए सीसी की धारणा को प्रस्तुत किया गया। अगला पॉइंट है, शिक्षकों को अकादमिक संस्थान व नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन और नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। इसका मतलब कि शिक्षकों को, जो भी टीचर्स हैं, उनको एकेडमिक रिसोर्सेज जो भी हैं, जो भी चीज़ जो एकेडमिक गतिविधियों के लिए ज़रूरी होती है, वो समय से एकदम समय पर पहुँचाया जाए, टू द टाइम, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचा जाए। ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए एक स्पोर्ट्स है, घर और स्कूल में स्पोर्ट्स का सामग्री उपलब्ध ही नहीं है। मान लीजिए क्रिकेट खिलाना है और क्रिकेट की सामग्री उपलब्ध नहीं है, वो कैसे, जो टीचर होगा, वो कोच होगा, वो कैसे बताएगा कि क्रिकेट में कैसे करते हैं। ये तो सारी चीज़ें समय से उपलब्ध होनी चाहिए। या फिर नया कोई चीज़ हो जो एकेडमिक चीज़ों से रिलेटेड होता है, वो चीज़ें समय पर पहुँचनी चाहिए ताकि शिक्षक जो है अपडेट कर सके अपने आप को। अगला एनसीएफ 2005, विज्ञान के बारे में एनसीएफ 2005 के क्या विचार है, ये देख लेते हैं। बस ये ऑलमोस्ट ख़त्म है विज्ञान, और उसके बाद से गणित के बारे में एनसीएफ के जो विचार हैं वो देखेंगे हम, और उसके बाद से हम एनसीएफ से बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, वो देख लेंगे, बस काम खत्म। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, और आपको कि आप लोग हिचकिचाइए नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं वीडियो देखा चुपचाप नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं, कमेंट में बताएं कि सर ये समझ नहीं आया, चाहे चीज़ों को आप सही से डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, या कुछ भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप बताइए, ताकि मैं अपने आप में सुधार करूँ, आपको ज़्यादा से अच्छे समझाने की कोशिश करूँ, ताकि आप समझ सको। जैसे मैंने समझा था अपने टाइम पे, वैसे ही मैं आपको चाहता हूँ कि आप समझो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मुझे मालूम है कि दिक्कत होती हैं, समझ में नहीं आता, मैं अपने तरीके से पढ़ लिया, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ इसलिए मुझे तो समझ में आ जाएगी, लेकिन आपको समझाने के बाद से भी एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार समझ नहीं आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहले आप जो समझ में नहीं आ रहा है उसको कमेंट कीजिए। और एक चीज़ और, आप खबरी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जा करके वहाँ से डाउनलोड कीजिए और फैक्ट नॉलेज को फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको इसकी ऑडियो मिल जाएगी। वीडियो देखने के बाद से 2, 3, 5, 6 घंटा का या अंतराल लीजिए। जैसे सुबह वीडियो देखा तो शाम को आप उसकी ऑडियो सुन लीजिए। आप मन करे तो फास्ट स्पीड बढ़ाने के लिए देता है, स्पीड बढ़ा लीजिए उस ऑडियो का, और देखिए, ईयरफोन लगा के सुनिए। उससे क्या होगा कि वो चीज़ें अस्थायी हो जाएगी। एक बार आपने वीडियो देख लिया, वीडियो देख के समझ लिया अच्छे से, और उसके बाद से ऑडियो को मान लीजिए शाम को ऑडियो सुन लिया, वो चीज़ अस्थायी होगी। अब एनसीएफ से बनने वाले जो मैं क्वेश्चन होगा वो करा ही दूंगा, और ये सारी चीज़ें जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो बता दूंगा। उसके अलावा जब भी मैं क्वेश्चंस कराता हूँ, आप देखते हैं कि जब भी सीटेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो भी कराता हूँ, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन एनसीएफ से डिराइव किया हुआ है। तो ये भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, आप समझ जाओगे कि हाँ एनसीएफ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपने पॉइंट पे। पहला पॉइंट है हमारा, विज्ञान के बारे में एनसीएफ क्या कहता है, नई चीज़ों को भी मान्यता देनी चाहिए, न कि पुरानी अवधारणाओं को स्थिर सिद्धांत समझकर आगे चलना चाहिए। उन सिद्धांतों का भी निरीक्षण होना चाहिए, क्योंकि विज्ञान निरंतर बदलने वाली चीज़ है। इसका मतलब है कि विज्ञान के बारे में एनसीएफ का कथन ये है कि उन चीज़ों को मान्यता देनी चाहिए, नई चीज़ों को मान्यता देनी चाहिए, न कि पुरानी धारणाओं को स्थिर समझ कर आगे चलना चाहिए। मान लीजिए कि कोई कॉन्सेप्ट है या कोई नियम है, तो ऐसा नहीं है, विज्ञान जो है बदलने वाली चीज़ है। विज्ञान में कोई चीज़ अस्थायी नहीं होता, विज्ञान बदलने वाली चीज़ होता है। ऐसा नहीं कि कोई सिद्धांत मैंने
मान लीजिए कि मैं अगर सिद्धांत कोई देता हूँ, अगर मैं प्रोफेसर बनता हूँ, मैं कोई सिद्धांत दे दिया, तो मैंने दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ हमेशा रहेगा, निरंतर रहेगा। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, या फिर 10th में तो पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा आपने, तो देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में समय समय पे बदलाव होते रहे हैं। इसका मतलब कि कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं है। आप जब भी कोई भी चीज़ पढ़ते हो या कोई नियम करते हो, तो साइंस में हमेशा बदलाव की उम्मीद होती है, बदलाव की गुंजाइश होती है। ऐसा आप कोई चीज़ अड़ नहीं सकते, नहीं यही नियम है, मैंने कह दिया तो कह दिया, ऐसा नहीं। बदलाव की गुंजाइश होती है। हर चीज़ साइंस में हर चीज़ बदलने वाली चीज़ है। आज मैंने मान लीजिए कोई नियम दे दिया, 5 साल बाद 2 साल बाद कोई और आएगा, उसी पर रिसर्च करेगा और नियम को परिवर्तित कर देगा, वो अपना सिद्धांत देगा जो कि सही होगा। समय के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। ऐसा नहीं कि पहले 20 साल पहले 50 साल पहले जो सिद्धांत दे दिए गए हैं वो आज भी लागू होते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ें लागू होती हैं, लेकिन ये नहीं कि वो चीज़ें एकदम ठोस हैं कि हाँ वो बदलाव होगा ही नहीं, उसमें बदलाव ही नहीं होगा। अगला पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का प्राथमिक स्तर पर, हाँ तो मैं कहा था पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का प्राथमिक स्तर पर प्रमुख उद्देश्य छात्रों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना है। इसका मतलब पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का प्राथमिक स्तर पर प्रमुख उद्देश्य छात्रों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता, यानी कि जो सोशल साइंस होते हैं, ईवीएस होता है, ईवीएस में शिक्षण का जो भी शिक्षण होता है, यानी हम लोग जो पढ़ाते हैं, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता वो अर्जित कर सके, वो प्रयोग कर सके खुद से। यही ईवीएस में लर्निंग कराने का हमारा उद्देश्य है। एनसीएफ के अनुसार, एनसीएफ यही कहता है। विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होगा? विज्ञान का पाठ्यक्रम, उसमें संज्ञानात्मक मान्यता होगी। विषय वस्तु जो है माने संज्ञानात्मक मान्यता, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि विषय वस्तु जो है वो भाषा पढ़ाने की विधि और उम्र के अनुसार हो। जो भी भाषा होगा, पढ़ाने की विधि हो गया, वो सारी चीज़ें उम्र के अनुसार होनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर विज्ञान 3 क्लास के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, तो उसके अनुसार भाषा का चयन करना चाहिए, उसके अनुसार जो है पढ़ाने की विधि होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए 7 क्लास के पढ़ा रहे हैं, 6 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 5 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो उसके एज के अनुसार, मान लीजिए उस 5 क्लास में बच्चा जो है वो अलग विधि से सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा है, तो वो अलग विधि को कर सकता है। लेकिन जो छोटे क्लास के बच्चे हैं वो नहीं कंसिडर कर पाते हैं, वो विधियों से अच्छे से उनका अधिगम नहीं हो पाता है। तो विज्ञान पढ़ाने के लिए जो भी विषय वस्तु हो, उसको भाषा और पढ़ाने की विधि और उम्र के अनुसार देख करके हम लोग चुनते हैं। अगला है विषय वस्तु की मान्यता, सही और महत्वपूर्ण जानकारी हो। इसका मतलब जो भी विषय वस्तु है उसके बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, पूरी मान्यता उसके बारे में, सब जो चीज़ें हैं उसके बारे में सब जानकारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको आधी अधूरी जानकारी हो, आप वही पढ़ा दो और बच्चे भी गलत सलत सीख लेंगे। अगला है प्रक्रिया की मान्यता। इसका मतलब प्रक्रिया की मान्यता सृजनात्मक हो और जिज्ञासा को बढ़ाए। मतलब कि ऐसा हो विज्ञान पढ़ाने का तरीका जो क्रिएटिविटी उत्पन्न करे बच्चों में और उनकी जिज्ञासा को बढ़ाए, ताकि वो और विज्ञान के प्रति जागरूक हो और अट्रैक्ट हो। अगला है ऐतिहासिक मान्यता। तो विज्ञान का सिलेबस कैसा होना चाहिए कि वर्तमान के साथ साथ इतिहास से भी परिचित कराए। विज्ञान का सिलेबस जो है ऐसा हो जो आज का जो है वो तो पढ़ा ही। मान लीजिए कि अगर मैं मेंडल का नियम पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा हूँ, तो पीरियोडिक टेबल, आज पीरियोडिक टेबल क्या है, किसने दिया, उस नियम, उसमें कितने तत्व हैं, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ। लेकिन उसके अलावा उसका इतिहास, कब से वो शुरू हुआ, पीरियोडिक टेबल बनाने में कितने साइंटिस्ट ने मेहनत की, किस समय पे कौन कौन से बदलाव हुए, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ूंगा। ऐसे ये सिलेबस में होना चाहिए। यही हमारा जो है एनसीएफ कह रहा है, विज्ञान का सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो आज एक वर्तमान का तो अध्ययन कराए हैं, पर साथ साथ उसके इतिहास से भी परिचय दे। अगला पॉइंट है पर्यावरणीय मान्यता। विज्ञान आसपास के पर्यावरण से संबंधित होनी चाहिए। इसका मतलब है कि विज्ञान जो भी है, जो भी विज्ञान का पॉइंट है, जो भी टॉपिक है, जो भी पार्ट है, वो भी आसपास के पर्यावरण से संबंधित होनी चाहिए। मतलब कि अगर ठीक है अलग अलग जगह के हम बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन मान लीजिए कि
वो चीज़ें आसपास से रिलेट हो करके हम पढ़ सके। ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि मैं यहाँ रह रहा हूँ इंडिया में, और मैं मान लीजिए कि मैं बिहार में हूँ और मैं पढ़ूँ अमेरिका का, तो मैं अमेरिका का पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं कि पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अभी 3 क्लास के या 4 क्लास या 5 क्लास के बच्चों को अगर मैं अमेरिका के बारे में पढ़ाऊँ, अपने आसपास के बारे में ना पढ़ाऊँ मान लीजिए, तो उनके किस काम का? अमेरिका के मौसम, अमेरिका के जो फिर अमेरिका के जो भी वनस्पति जीव के बारे में मैं पढ़ाऊँ, आसपास की चीज़ों का अध्ययन मैं कराऊँ ही ना विज्ञान में, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का? इसलिए विज्ञान ऐसा होना चाहिए कि आसपास विज्ञान ऐसा होना चाहिए, कम से कम बच्चों के लिए विज्ञान ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आसपास के चीज़ों से रिलेट होना चाहिए, पर्यावरण से संबंधित होना चाहिए। अगला पॉइंट है, विज्ञान सभी अंधविश्वासों को दूर करे और छात्रों में ईमानदारी विकसित करे। विज्ञान का सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि सभी छात्रों का अंधविश्वास दूर कर और ईमानदारी भी विकसित करे। मतलब बच्चों में ईमानदारी के गुण हो, और जो भी अंधविश्वास, मान लीजिए कि कहा जाता है कि जैसे कि बहुत सारे जगह पे है विश्वास है कि भूत है, कोई चीज़ हो रहा है तो क्या कारण है कि, जैसे मान लीजिए किसी को बुखार होता है, बुखार के दिखता में वो अजीब अजीब हरकत करते हैं, दौड़े उड़े पड़ते हैं, ऐसा कहा जाता है, आपने देखा होगा बहुत से लोगों को। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भूत चढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। साइंस पढ़ने वाले की में यही खूबी होनी चाहिए, छात्रों में अंधविश्वास दूर करे। आप अगर साइंस पढ़ा रहे हो तो कम से कम बच्चों में ये क्षमता विकसित करिए, उसका सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि बच्चे जो है अंधविश्वास पे ध्यान न दें। मान लीजिए कि अगर किसी को ऐसा परिस्थिति हो रही है तो वो देखिए कि हाँ उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं है, वो भूत पे भी ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि जैसे किसी को सांप काट लिया, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि हाँ सांप का इलाज किया जाता है, जहर होता है तो उसका इलाज किया जाता है, ऐसा वो झाड़ फूक में ना लग जाए। पुराने समय में गाँव में झाड़ फूक होती थी, कुत्ता काटने का आपने भी देखा होगा, कुत्ता काटने का, सांप काटने का, ऐसे पता चला कितने लोग इसी चक्कर में मर गए। मान लीजिए कि नहीं है वो सांप जहरीला नहीं है तो तब तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग जहरीले सांपों को काटने की वजह से मर जाते थे, झाड़ फूक होते रह जाता था, वो मर जाते थे, समय पे इलाज न मिलने की वजह से वो लोग मर जाते थे। तो छात्रों में अंधविश्वास दूर करके और साथ ही उनमें ईमानदारी भी विकसित करें, जिससे कि बच्चे अपने सही रूप से अधिगम कर सकें। अगला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों की कोई औपचारिक परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, उनका मूल्यांकन अंकों द्वारा नहीं होना चाहिए, अर्थात प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को अंक देने ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि प्राथमिक कक्षा जो भी प्राथमिक कक्षा प्राइमरी लेवल पे, एलिमेंट्री लेवल पे कोई भी जो है औपचारिक परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे उनमें क्या होता है, एक तरह का होड़ लग जाएगा, अंक बचपन से ही उनमें अंकों के लिए होड़ लग जाएगी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों में मूल्यों का विकास होना चाहिए, मूल्यात्मक रूप से उनमें उनके गुणों का विकास होना चाहिए, ठीक है। उनमें अंकों के लिए परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए, औपचारिक परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। परीक्षाएं होनी चाहिए लेकिन अंक देने वाली परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। ग्रेड सिस्टम, इसलिए ग्रेड सिस्टम लागू किया गया। अगला पॉइंट हमारा अगला विज्ञान का तो हो गया, विज्ञान का सिलेबस कैसा होना चाहिए। अब हम देखेंगे गणित के बारे में। गणित के बारे में एनसीएफ का क्या कहना है। दोनों महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसलिए इस बारे में एनसीएफ में मैंने इसको लिया है। अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताया गया, लेकिन ये दोनों मेन है। अब गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, बच्चे की सोचने की क्षमता का विकास करना और कारणों को गणितीय भाषा में बताना। मतलब बच्चा जो भी सोच रहा है उसकी क्षमता का विकास करना, कोई भी बच्चे की सोचने की क्षमता विकसित हो और हर कारण को मैथमेटिकल रूप से जो है सोच सके, ठीक है, और कोई भी चीज़ों का कारण बता सके, गणितीय भाषा में बता सके कारण, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, अवधारणाओं को तथ्य सहित निष्कर्ष निकालना। इसका मतलब है कि कोई भी अवधारणा है उसका जो है उसके तथ्य पर पहुँचे, उसके साथ तब निष्कर्ष निकाले, डायरेक्ट वो निष्कर्ष पर ना पहुँच जाए, और काम करने के तरीके को गणितज्ञ के रूप में लाना, यानी कि वो कोई भी काम करता है तो वो मैथमेटिशियन के रूप में लाए। ऐसा सिलेबस होना चाहिए कि वो मैथमेटिशियन के रूप में करे, ऐसा ना हो कि नॉर्मल अरे वो मैथ पढ़ा तो यानी कि मैथ का उपयोग करना सीखे। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे समस्या को बनाए तथा उसका समाधान भी कर सके। छात्र मैथ का सिलेबस ऐसा होना चाहिए, मैथ के बारे में कहा गया है एनसीएफ में, कि छात्रों को इस योग्य बनाए, वो मैथ पढ़ने वाला बच्चा ऐसा हो
कि वो समस्या को बनाए भी और उसका समाधान भी कर सके। ऐसा ना हो कि सिर्फ समस्या उत्पन्न करे और समाधान उसका हो ही ना सके। तो वो समस्या उत्पन्न करना जरूरी है, यानी कि कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई टॉपिक हो गया कोई चीज़ के बारे में, वो प्रॉब्लम बताता है कि ये चीज़ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक भी बन सके, ये हमारी ड्यूटी है। गणित शिक्षण का उद्देश्य ये होना चाहिए। ठीक है। विद्यालय में गणित के प्रति दृष्टिकोण, विद्यालय में गणित के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। विद्यालय में जो भी है स्कूल आपका, उस स्कूल में गणित के प्रति ऐसा ना हो कि बच्चे, कुछ लोग कहते हैं कि मैथ पढ़ना बेकार है, या फिर मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लड़कियों कहा जाता है लड़कियों के लिए कि मैथ पढ़ना बेकार है, क्या करोगे मैथ पढ़ के। अरे भाई, मैथ्स पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है। वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए, मैथमेटिकल सोच विकसित करता है हर बच्चे में। अगला पॉइंट है, बच्चों में गणित के महत्व को बताना चाहिए। बच्चे गणित से डरे ना बल्कि सीखें। बच्चे गणित को सीखें ना कि उससे डरे। इसका मतलब कि बच्चे जो है, ऐसा विद्यालय का दृष्टिकोण होना चाहिए गणित के प्रति कि वो गणित के महत्व के बारे में बताएं। बच्चे गणित सीखना सीखें, ना कि गणित से डरे। ऐसा ना हो कि गणित को हवा बना कर रखा जाए, जैसे कि आमतौर पर होता है। अगला पॉइंट है, बच्चों को समस्या समाधान के साथ समस्या बनानी भी आनी चाहिए। बच्चे जो है समस्या समाधान तो करते हैं, मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आप देते हो, कोई क्वेश्चन देते हो, सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन डिराइव करना, क्वेश्चन क्रिएट करना भी, प्रॉब्लम क्रिएट करना भी उनको आना चाहिए। बच्चों को तथ्यों पर सोचना चाहिए, जो भी तथ्य है उस पर सोचना चाहिए। बच्चों को आधारभूत अवधारणाओं से अवगत कराना चाहिए, जैसे कि त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित, जो भी आधारभूत गणित के अवधारणाएं हैं उनसे, जैसे त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं आधारभूत चीज़ें हैं मैथ की, इनसे अवगत कराना चाहिए। गणित को एक तरीके से देखना चाहिए कि जो चीज़ों का सामान्यीकरण करता है। गणित जो है उसको हवा नहीं बनाना चाहिए, वो एक ऐसे तरीके के रूप में देखना चाहिए गणित को, मैथ को, कि जो भी वो एक चीज़ों का सामान्यीकरण करते हैं, यानी कि नॉर्मलाइजेशन करता है, सब चीज़ों को एक कैटेगरी, एक समान कैटेगरी में करता है। एनसीएफ 2005 में से संबंधित कुछ समस्याएं। एनसीएफ 2005 में जो समस्याएं हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है अनुत्तीर्ण होने का डर, यानी कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है, जो उसके अनुसार जो भी चीज़ें हैं उसमें ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिससे छात्रों को अनुत्तीर्ण होने का भय है। अगला पॉइंट है निराशाजनक पाठ्यक्रम। इसमें बताया तो जा रहा है ऐसे करिए वैसे करिए, लेकिन इसके अनुसार अगर हम लोग पाठ्यक्रम तैयार करते हैं तो पाठ्यक्रम निराशाजनक हो सकता है, यानी कि अट्रैक्टिव होने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, संतोषजनक नहीं होगा पाठ्यक्रम। बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास न होना। अगला पॉइंट है कि बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास न होना, यानी कि हम लोग चाइल्ड सेंटर बोल तो रहे हैं, लेकिन बच्चे जो एनसीएफ के अनुसार जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास नहीं करेगा। अध्यापक की उचित तैयारी ना होना, इसका मतलब कि जो मान लीजिए कि पाठ्यक्रम तो बना दिया गया, लेकिन टीचर्स जो हैं उसके लिए तैयार ही नहीं है। अब पाठ्यक्रम रेडी है लेकिन टीचर्स उस हिसाब से पढ़ा ही नहीं सकते हैं, तो क्या फ़ायदा ऐसे पाठ्यक्रम का। बच्चे भी सही से जो भी है चीज़ें वो सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो उनको उस पाठ्यक्रम से डर लगेगा, पढ़ाई से डर लगने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें एनसीएफ की कमियां हैं। अब गणित का मुख्य लक्ष्य। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की शक्ति का विकास करना। आप तो जानते हैं गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे में गणित की शक्ति का विकास करना है। उसके लिए गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमता का विकास करना, यानी स्कूल लेवल पे जो भी गणित सिखाया जाता है उसका मतलब है कि जो भी लाभ वाली चीज़ें हैं वो उन क्षमताओं का विकास करना। जैसे हम लोग परसेंटेज सीख लेते हैं, परसेंटेज सिखाते हैं, एलसीएम सिखाते हैं, लाभ हानि सिखाते हैं, क्यों, इससे पता चल सके लाभप्रद चीज़ें बच्चे डेली यूज में वो ले सकें और उससे लाभ ले सकें। कैलकुलेशन सिखा लेते हैं। अमूर्तन का संचालन करने के लिए गणितीय चिंतन और तर्क के संसाधनों का विकास करने के संकेत, विकास करने की ओर संकेत। अगला पॉइंट है गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य। गणित शिक्षण का जो व्यापक उद्देश्य तो देख लिया हमने, लेकिन अब संकीर्ण उद्देश्य देख लेते हैं। तो छात्रों में संख्यात्मक कौशल का विकास करना, प्राथमिक संख्या मात्राओं का मापन करना, ये सारी चीज़ें संकीर्ण उद्देश्य, यानी कि संख्यात्मक चीज़ों से ही वो सिमटा रह जाता है।
हम लोग को गणित को व्यापक स्तर पर लागू करना है, यानी कि वो चीज़ों को जीवन से रिलेट कर सके, ना कि संख्या में ही उलझे रह जाए। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण कैसा होना चाहिए? गणितीय खेल पहेली द्वारा होना चाहिए और कहानी द्वारा होना चाहिए। यानी कि अगर एलिमेंट्री लेवल पे मैथ पढ़ाते हैं हम लोग, तो वो ऐसा होना चाहिए कि गणितीय कोई, मान लीजिए कि मैथमेटिकल प्ले होता है उसके जरिए, जैसे कि अबेकस के द्वारा और भी पहेली द्वारा, या फिर कहानी, कोई कहानी के द्वारा खेल खेल में हम लोग मैथ पढ़ा सके एलिमेंट्री लेवल पे, ऐसा होना चाहिए। किसी भी उदाहरण को पढ़ाने के लिए आगमन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, आगमन विधि का यूज करना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, सारी विधियों, गणित शिक्षण की जितनी विधियां हैं वो बताऊंगा, स्पेशली आगमन और निगमन विधि। क्यों, मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर बताने का कोई उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये समझ लीजिए कि किसी भी उदाहरणों को पढ़ाने के लिए आगमन विधि का उपयोग करता है। अगर आप ये समझ लेंगे कि आगमन विधि का उपयोग होता है, और मैं बाद में आपको बताऊंगा आगमन विधि निगमन विधि साथ में बताऊंगा, तो इससे क्या होगा कि आपका एक स्पेशल अलग आपका नोट्स तैयार हो गया। अब आप जो है आगमन निगमन विधि वहाँ पढ़ लिया, उसके बाद जहाँ भी आप आगमन विधि निगमन विधि पढ़ोगे, या फिर अगर आपने देख लिया, मान लीजिए मैंने पढ़ा आगमन विधि निगमन विधि पढ़ा दिया, तो आप उस चीज़ को समझोगे कि आगमन विधि कहाँ यूज किया जा सकता है, किस सब्जेक्ट पढ़ाने में आगमन विधि यूज होगा, कहाँ निगमन विधि यूज होगा। गणित में चिंतन और तर्कता का तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को खोजबीन उपागम का प्रयोग करके, हस्तचालकों का प्रयोग करके और संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़कर विद्यार्थियों को चर्चा में शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब थोड़ा लंबा लाइन हो गया। गणित में चिंतन तर्क का तरीका होता है, यानी कि मैथ में जो भी हम लोग ये करते हैं वो तर्क संगत होता है। उसमें खोजबीन करके, प्रयोग करके, हाथ का उपयोग करके, कॉन्सेप्ट को वास्तविक जीवन से जोड़ के और विद्यार्थियों से चर्चा करके इसको सीखा जा सकता है। इसको विद्यार्थियों को इस चर्चा में शामिल करके जो है इसको जो है गणित को पढ़ाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। यानी कि गणित में जो भी बच्चा, अगर मान लीजिए कि अगर फेल हो जाता है या फेल होता है तो वो डिमोटिवेट हो जाएगा। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। गणित मान लीजिए वो पढ़ता है तो वो प्रत्येक बच्चा जो है जीवन में सफल होगा, जीवन की चीज़ों से रिलेट करेगा, ठीक है। तो इसलिए प्रत्येक बच्चे को गणित में आना ही चाहिए। अब है एनसीएफ 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देता है, क्योंकि गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है। अब एनसीएफ 2005 का लास्ट पॉइंट कि अधिगम के रचनावादी उपागम पर बल देता है, क्योंकि गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर केंद्रित है। यानी कि एनसीएफ 2005 वो गतिविधि कराते हुए सिखाने पर बल देता है, वो सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है एनसीएफ 2005। यही एनसीएफ 2005 का मेन उद्देश्य है। और ये छोटा सा आपने वीडियो देखा, ये काफ़ी नहीं है। आगे देख रहे हैं राष्ट्रीय परिचय की रूपरेखा से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एनसीएफ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और एनसीएफ से आप क्वेश्चंस कर सको। इसके अलावा मैं कुछ एनसीएफ से बनने वाले डेराइव्ड किए हुए क्वेश्चन, जो एनसीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हैं लेकिन वो ज़रूरी हैं एनसीएफ से, मतलब कि निकालेगा। मान लीजिए कि जैसे मैं कौन सी विधि का उपयोग करता है, मैथ पढ़ने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, या फिर मान लीजिए कि क्वेश्चन हुआ कि शिक्षा व्यवस्था हमारी कैसी होनी चाहिए, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है। मैं आपको करा के दिखाऊंगा कि आखिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो एनसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हम लोग का कंप्लीट हो गया और मिलते हैं अगली वीडियो में हम लोग। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा और हाँ, इसकी पीडीएफ सारी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारे पीडीएफ वहीं पे मिलते हैं। कोई भी तरह की, किसी तरह की परेशानी हो आपको, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जल्दी ही मैं आपको ग्रुप बनाने वाला हूँ टेलीग्राम पे, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं टाइम रख दूंगा और लाइव क्लासेस जल्द से जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ, ताकि आपसे डायरेक्ट मैं इंटरेक्ट कर सकूँ, डायरेक्ट मैं कॉन्टेक्ट में रह सकूँ। आप अपनी समस्या लाइव बताएं और मैं वहीं पे सॉल्यूशन करूँगा। और क्वेश्चन क्लास भी चलेगा, क्लास लाइव चलेंगी। लाइव क्लास के बीच में आप मुझे जो भी आपका प्रश्न होगा मैं तुरंत उत्तर दूंगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि आप जो है वीडियो पूरा देखिए। अगर कहीं बोरिंग भी लगता है तो फिर भी पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा लास्ट में। और अगर कोई तरह की परेशानी हो तो कमेंट बताइए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।